रात का खाना उसकी सास ने बनाया। खाना बनाने के बाद वो अपनी बहू के लिए खाना लेकर उसके कमरे में आई। बहू बेड पर सो रही थी। तभी सास ने कहा, अरे बहू, उठो बेटी, चलो खाना खा लो। नहीं माँ जी, मेरा मन नहीं हो रहा, मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे बेटी, ऐसे भूखा नहीं सोते, चलो उठो, थोड़ा सा खाना खा लो। अब माँ जी, आप खाना मेज पर रख दीजिए, मुझे जब भूख लगेगी तो मैं खा लूंगी। चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये लो, मैं खाना यहीं रख देती हूँ, मगर खा लेना, हाँ, भूखे नहीं सोते। मैंने अच्छा नहीं किया बहू से पानी भरवा के। उसे तो कुएं से पानी भरने की आदत भी नहीं है। देखो ना, आज बेचारी एक ही दिन कुएं से पानी भरने में ही थक गई। मां तो चली गई, लेकिन रीता के सर में दर्द अभी भी हो रहा था। उससे उठा नहीं जा रहा था। वो बिना खाना खाए ऐसी ही लेटी रही। धीरे धीरे आधी रात हो गई। तभी रीता को ऐसा लगा कि जैसे उसकी साड़ी को कोई खींच रहा है। उसने आंखें खोली तो देखा एक सुंदर सा नौजवान उसके सामने खड़ा है। रीता उस नौजवान को देखकर घबरा गई और फौरन उठकर बैठ गई। हाँ, तुम कौन हो तुम? और यहाँ मेरे कमरे में कैसे आए? दरवाजा तो अंदर से बंद है। मैं जिन हूं। मेरे लिए कोई दरवाजा, कोई खिड़की नहीं। मैं चाहूं तो बिना दरवाजा खोले आराम से अंदर आ सकता हूं। पर तुम यहाँ क्यों आए हो? तू जितनी सुंदर है उतनी ही भोली भी है। मुझे ऐसी और दुष्ट राजा के इस अत्याचार के आगे राज्य का कोई भी व्यक्ति सर नहीं उठाता था, क्योंकि वो क्रूर राजा अपने विरोधियों का सर कटवाकर उसकी लाश को पेड़ पर टंगवा देता था। उसी महल में एक बूढ़ा चौकीदार चौकीदारी किया करता था। बूढ़े चौकीदार की इकलौती बेटी पुष्पा कुमारी बहुत सुंदर थी और तीर तलवार चलाने में भी निपुण थी। यौवन से भरपूर पुष्पा कुमारी बिल्कुल किसी राजकुमारी जैसी दिखती थी। एक दिन पुष्पा कुमारी अपनी 2 सहेलियों के साथ झील पर नहाने गई। वो अपने साथ अपनी सहेलियों को भी ले गई। वो तीनों अपने वस्त्र उतारकर पेड़ की जड़ में रख देती हैं और छोटे छोटे अंग वस्त्रों में ही झील के पानी में जाकर नहाने लगती हैं और डुबकी
डुबकियां लगा लगा कर जल परियों की तरह मस्ती करने लगती हैं। अरे पुष्पा कुमारी, देखो तो ये झील कितनी सुंदर है और ये जगह भी बड़ी सुनसान है। लगता है यहाँ कोई आता जाता नहीं है। क्यों ना इसमें डुबकी लगाएं? तो चलो जल्दी जल्दी अपने वस्त्र उतारो और चलते हैं पानी में। अरे नहीं नहीं, कहीं कोई आ गया तो? अरे पुष्पा, यहाँ कोई नहीं आता। देख नहीं रही हो कितना सन्नाटा है? कह तो तुम ठीक रही हो। चलो ठीक है, तो फिर जल्दी करो। तभी राजा कुंदन सिंह अपने कुछ घुड़सवार सैनिकों के साथ झील के करीब से गुजरता है। राजा की नजर जब झील में डुबकी लगाती हुई पुष्पा कुमारी पर पड़ती है तो पुष्पा की सुंदरता, यौवन से भरपूर शरीर और पुष्पा के सुडौल उतार चढ़ावों को देखकर राजा की काम वासना जाग उठती है। दुराचारी राजा तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देता है, सैनिकों, इस सुंदर कामुक लड़की को पकड़कर हमारे महल में ले चलो। ये लड़की आज हमारी एक रात की दुल्हन बनेगी। महाराज, ये लड़की तो महल के प्रधान चौकीदार की बेटी है। हम इसका अपहरण कैसे कर सकते हैं? मूर्ख! ये लड़की चाहे प्रधान चौकीदार की बेटी हो या हमारे महामंत्री की बेटी हो, इससे हमें क्या लेना देना। ये तो बस आज हमारी एक रात की दुल्हन बनकर हमारी काम वासना को शांत करेगी। जाओ और इसका अपहरण करो, नहीं तो अभी तुम सबको जान से मार डालूंगा। सारे सैनिक डर जाते हैं और पुष्पा कुमारी को पकड़कर महल के अंदर पहुंचा देते हैं। प्रधान चौकीदार अपनी बेटी पुष्पा कुमारी को बचाने के लिए बहुत प्रयत्न करता है, परंतु राजा की आज्ञा से प्रधान चौकीदार की भी हत्या कर दी जाती है और पुष्पा कुमारी को राजा के शयन कक्ष में पहुंचा दिया जाता है, जहां पर राजा की दासियां पुष्पा कुमारी को सजा संवार कर उसे दुल्हन बना देती हैं। आधी रात के समय दुराचारी राजा मदिरा और कामुकता जगाने वाली दवाओं का सेवन करके शयन कक्ष में पहुंचता है और पुष्पा कुमारी के साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयत्न करता है, परंतु पुष्पा कुमारी राजा को अपना शरीर छूने भी नहीं देती और जोरदार धक्का मारकर राजा को फर्श पर गिरा देती है। राजा गुस्से से लाल पीला होकर कहता है, दोस्तों, शहरों में कई ऐसे मकान खाली पड़े रहते हैं जो बहुत अच्छे और सुंदर बने होते हैं, मगर इनके अंदर का राज कोई नहीं जानता कि मकान मालिक क्यों इसमें नहीं रहता। एक ऐसे ही रहस्यमयी मकान की कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। यह मकान शहर की बस्ती से दूर था। एक बार दो पढ़ने वाली लड़कियां इस मकान में किराए पर आ जाती हैं। एक का नाम सुरेखा और दूसरी लड़की का नाम रेखा था। अरे वाह, कितना सुंदर घर है रेखा। वाह, इस घर में रहने में बड़ा मजा आएगा। मकान का डेकोरेशन कितना अच्छा है, पूरा घर ही सजा हुआ है और देखो जरूरत का सारा सामान है यहाँ पर। वाह यार, ये तो बढ़िया मकान है। क्या सुरेखा, क्या बोलती है? दोनों लड़कियों ने अपना अपना बैग और जरूरी सामान वहां पड़ी खाली अलमारी में रख दिया।
चलो पहले मुंह हाथ धोकर खाना खा लेते हैं। पता है मेरी मम्मी ने मेरे लिए पनीर के पराठे और आम का अचार रख दिया है। और तेरी मम्मी ने क्या दिया है? और मेरी माँ ने राजमा चावल और पापड़ रख दिए हैं। चल अब देर मत कर, जल्दी से खाना खाते हैं, फिर हमें परीक्षा की तैयारी भी तो करनी है। कल हमारी परीक्षा है और यार टाइम बहुत कम बचा है। चल जल्दी कर। दोनों लड़कियों ने बैठकर बड़े प्रेम से भोजन किया। यार हमें तो 10-15 दिन यहीं पर रहना है। मेरा तो हर पेपर 2 दिन के गैप से है। मेरे तो सिर्फ 2 ही पेपर हैं, 1 हफ्ता लग जाएगा। दोनों लड़कियों ने देर रात तक पढ़ाई की और सो गईं। सुबह उठकर सुरेखा तैयार होकर पेपर देने जाने लगी और अपनी सहेली से बोली, अच्छा रेखा, अब मैं चलती हूँ। तेरा पेपर तो 2 दिन के बाद है ना? चल मैं शाम को आती हूँ, तू अपना ध्यान रखना। ठीक है, मैं दरवाजा बंद कर लेती हूँ, तुम जाओ, बाय। अच्छा रेखा, तुम अपना खाना खा लेना, मैं तो वहीं कैंटीन में खा लूंगी। इतना कहकर सुरेखा चली जाती है। रेखा लाइट खोलकर अपनी पढ़ाई की तैयारी करने लगती है। तभी सुरेखा का फोन आता है। हेलो रेखा, मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ। मुझे देर हो जाए तो चिंता मत करना, मैं वहीं सो जाऊंगी। तुम ठीक से सो जाना, ठीक है? लेकिन कोशिश करना कि आ ही जाना, मैं अकेली हूँ यार। ठीक है बाबा, आ जाऊंगी, पूरी कोशिश करूंगी। तुम अपना ध्यान रखना। चल ठीक है, बाय। रेखा पढ़ती रही और धीरे धीरे दिन छुपने लगा, अंधेरा छाने लगा। रेखा अपनी पढ़ाई में इतनी खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि कब रात के 12 बज गए। रेखा किताबें बंद करके सो गई। कमरे में रेखा के अलावा और कोई नहीं था। अरे रात के 12 बज गए, पढ़ाई करते करते पता ही नहीं चला। मुझे तो नींद भी आ रही है, ये सुरेखा अभी तक नहीं आई। क्या करूं, मैं तो सोने जाती हूँ। कि अचानक हवा का एक तेज झोंका अंदर आया और तभी रेखा को ऐसा लगा कि कमरे में शायद उसके अलावा कोई और भी है। ये क्या गिरा, मैं देखती हूँ। हाँ, कौन कौन है वहां? कौन है? कौन है? कविता। हाँ, कौन कौन है? तुम आ गई कविता। मैं कविता नहीं हूं, मेरा नाम रेखा है। मगर मुझे तुम्हारी सूरत में कविता ही दिख रही है। आओ कविता, आओ मेरी बाहों में आओ। मैं कितनी सालों से अकेला यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। आओ कविता, मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ कविता। नहीं नहीं, मैं कविता नहीं हूँ, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। कौन हो तुम? याद करो कविता, मैं इसी कमरे में तुम्हारे साथ संबंध बना रहा था। तभी पीछे से मेरी पीठ पर किसी ने गोली मारी और मैं अपनी प्यास नहीं बुझा सका। उससे पहले ही मेरी मृत्यु हो गई और मेरी प्यास अधूरी ही रह गई।
आओ मेरे पास आओ। चले जाओ तुम, मुझे हाथ मत लगाना। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हारे सर पर ये गुलदस्ता मार दूंगी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैं तो पहले ही मर चुका हूं कविता। ये तो मेरी आत्मा है। आओ कविता, मेरे पास आओ। दो आत्माओं का मिलन होने दो, दो आत्माओं का मिलन होने दो। नहीं नहीं नहीं। उस भूत की आवाज सुनकर रेखा जोर से चीखती है और फर्श पर गिर जाती है। सुबह होते ही सुरेखा वहां पहुंच गई। दरवाजा खटखटाया। रेखा के कानों में दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो वो खुद को संभालते हुए, अपने कपड़े ठीक करते हुए दरवाजा खोल देती है। अरे ये क्या हाल बना रखा है? तू रात को सोई नहीं क्या? हाँ, मैं पढ़ाई करती रही, अभी लेटी हूँ। लगता है तूने कुछ ज्यादा ही पढ़ाई कर ली। अरे क्या बात है, कैसी हो रही है? ढीली ढाली सी, बोल तो सही। सुरेखा बहन, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, चलो यहाँ से। तब रेखा ने सुरेखा को रात का सारा हाल बताया, जिसे सुनकर सुरेखा ने रेखा को गांव ले जाने का फैसला किया। चल, मैं तुझे गांव लेकर चलती हूँ, तैयार हो जा। लेकिन जाने से पहले सुरेखा और रेखा मकान मालिक के पास जाती हैं। अंकल, सही सही बताओ, क्या तुम्हारे इस मकान में किसी प्रेत आत्मा का वास है? प्रेत आत्मा? नहीं तो बेटी, यहाँ तो कोई प्रेत आत्मा नहीं है। यहाँ तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। अंकल, मेरे साथ रात को उस गंदी प्रेत आत्मा ने जो किया है, मैं बता भी नहीं सकती। अभी भी सही सही बता दो, वरना मैं पुलिस को बुलाती हूँ। नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाना बिटिया। मैं तुम्हें सच सच बताता हूँ। मैं तुम्हें इस मकान का राज सच सच बताता हूँ। आज से 3 साल पहले मेरी बेटी कविता कॉलेज पढ़ने जाया करती थी। उसका प्रेम एक कॉलेज के लड़के गोपी के साथ हो गया था। एक बार मैं और मेरी पत्नी ऑफिस की पार्टी में कहीं गए थे। इसी मौके का फायदा उठाकर गोपी मेरे घर आ गया। मेरी बेटी के साथ वो संबंध बना ही रहा था। तब तक मैं और मेरी पत्नी वहां आ पहुंचे। मैंने देखा कमरे में मेरी बेटी के अलावा एक और नौजवान लड़का है। मैंने खिड़की से देखा तो मुझसे रहा नहीं गया बिटिया। मैंने अपनी पिस्तौल से उस पर गोली चला दी। गोली गोपी की पीठ में लगी और वो वहीं ढेर हो गया। उसके मरते ही मेरी बेटी ने भी एक पेड़ से लटककर फांसी लगा ली। बस तभी से गोपी की आत्मा उस कमरे में भटकती है। उसने और भी लोगों को परेशान कर रखा है। उस मकान में अब कोई नहीं रहता बेटी। क्षमा कर दो बिटिया, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, मुझसे भूल हो गई। अंकल, आप रोते क्यों हैं? आप मेरे पिता के समान हैं। आज के बाद इस मकान को किसी को भी किराए पे मत देना। हाँ बिटिया, मैं वादा करता हूं, आज के बाद अब इस मकान में कोई रहने नहीं आएगा।
कोई रहने नहीं आएगा। सुरेखा, चल अपने गांव वापस चलते हैं। समझ गया, समझ गया। तुम्हारी लड़की जिन्न के वश में आ गई है। उसने तुम्हारी बेटी के साथ संबंध बनाया है। संबंध? कैसा संबंध बाबा? शारीरिक संबंध बनाया है। हाँ, और यदि तुमने इसका इलाज नहीं कराया तो तुम्हारी बेटी की जान जा सकती है। नहीं 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 बाबा, मुझे बताओ मैं इसे कहाँ लेकर जाऊं? कहाँ से इलाज कराऊं अपनी बच्ची का? पास के गांव में एक पीर बाबा हैं, वहां जाओ। वो जिन्हों को वश में कर लेते हैं, वही इसका इलाज कर सकते हैं। अच्छा बताओ बेटी, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। बस मुझे इतना एहसास है कि कोई मुझे अपनी बाहों में जकड़े हुए है। मैं शोर मचाना चाहती थी पर मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। ये तेरे बदन पर खरोंच के निशान कैसे रश्मि? माँ, मैंने कह दिया ना, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता मुझे। अगले दिन तांत्रिक अपने साथ उस पीर बाबा को लेकर उसके घर पहुंच गए। हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह। मैं समझ गया, इस पर किसी खतरनाक जिन का साया है जो गंदा है। मैं अभी इसी के मुंह से कहलवाता हूं। जा बेटी, एक गिलास में पानी लेकर आ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक अल्लाह, हक अल्लाह। बता, तू यहाँ कैसे आया? मुझे जाने दो, मुझे मरना नहीं है, मुझे मारना नहीं, मुझे जाने दो, मुझे मारना नहीं। ठीक है, तू बता, तू इस बच्ची पर कैसे आया? मैं एक बोतल में बंद था। इस लड़की ने कुदाली मारकर बोतल तोड़ दी और मैं बोतल से आजाद हो गया। ठीक है, तो तू जहां से आया है सीधी तरह चला जा, वरना जलाकर राख कर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे मत जलाओ, मुझे वहीं वापस पहुंचा दो जहां से मैं आया हूँ। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। तू नहीं जाएगा तो ये ले। ये ले। बचाओ, बचाओ। पीर बाबा ने उस जिन को बोतल में बंद कर दिया और एक जंगल में गड़वा दिया। जिन अब रश्मि के जिस्म से निकल चुका था। रश्मि अब पहले की ही तरह ठीक हो गई थी। माँ, 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 मैं ठीक हो गई। अब मुझे अच्छा लग रहा है माँ। अब मैं ठीक हो गई। अब मेरा बदन भारी नहीं लग रहा और सिर भी ठीक है। अरे मेरी बच्ची, पीर बाबा, आपका धन्यवाद। आपने मेरी बच्ची को बचा लिया। हक अल्लाह, हक अल्लाह। महल में भूत के होने का एहसास हमीद की कपकपी छुटा देता है और हमीद का शरीर डर के कारण पसीना पसीना हो जाता है और वो अपने ईश्वर को याद करने लगता है। चले जलाल तू, आई बला को टाल तू, चले जलाल तू, आई बला को टाल तू, चले जलाल तू, आई बला को टाल तू, चले जलाल तू, आई बला को टाल तू। हमीद चरवाहा
डर के मारे अपने ईश्वर को याद करता हुआ कक्ष से बाहर जाने के लिए दौड़ पड़ता है। और जैसे ही हमीद कक्ष से निकलकर गलियारे में आता है तो उसे बराबर वाले कक्ष से अपनी बकरी कालू के मिमियाने की आवाज सुनाई देती है। 2 बार बकरी के मिमियाने की आवाज भूतिया महल के सन्नाटे में गूंजती है और फिर एकदम शांत हो जाती है। हमीद, जो कि अपनी बकरी की आवाज सुनकर ठिठक कर रुक जाता है और सोचने लगता है, अरे कालू की आवाज तो इस वाले कक्ष से आ रही है। इसका मतलब मेरी बकरी इसी कमरे में है। हाँ, जल्दी से अपनी बकरी को लेकर इस भूतिया महल से बाहर निकल जाता हूँ। हाँ। हमीद मन ही मन ये फैसला करके उस कक्ष की तरफ चल देता है जिस कक्ष से बकरी के मिमियाने की आवाज आई थी। हमीद कक्ष का आधा खुला हुआ दरवाजा धकेलता है तो दरवाजा एक डरावनी चरमराहट की आवाज करता हुआ खुल जाता है और दरवाजा खुलते ही कक्ष के अंदर से एक बड़ी सी चमगादड़ उड़ती हुई बाहर आती है और हमीद के चेहरे से चिमट जाती है। हमीद चमगादड़ के इस अचानक किए हुए हमले से बुरी तरह बौखलाकर फर्श पर गिर पड़ता है। हमीद अपने चेहरे से चमगादड़ को हटाने का भरसक प्रयास करने लगता है। चमगादड़ हमीद को छोड़ देता है और पंख फड़फड़ाकर तेजी से उड़ जाता है। हमीद भी उठ खड़ा होता है, लेकिन हमीद अब भी काफी घबराया हुआ था। या अल्लाह, इस भूतिया महल में इतने बड़े बड़े चमगादड़ भी हैं। मैं पाल पाल बच गया, नहीं तो ये चमगादड़ मेरी हालत खराब कर देता। अंदर चलता हूँ। ओफो, कितनी बदबू है यहाँ और अंधेरा इतना है कि हाथ से हाथ नजर नहीं आ रहा। हमीद हिम्मत करके कक्ष के अंदर प्रवेश करता है। इस कक्ष में भी झाड़ झंकार और सीलन की बदबू का बसेरा था। अंधेरा भी काफी पसरा हुआ था, लेकिन कक्ष में एक खिड़की भी थी जो कि खुली हुई थी और बाहर की मरियल सी रोशनी खिड़की से छनकर कक्ष के अंदर आ रही थी। इस रोशनी के कारण ही हमीद कक्ष के अंदर का दृश्य साफ साफ देख पा रहा था। हमीद अपनी बकरी की तलाश में इधर से उधर गर्दन घुमाकर देखता है और फिर हमीद को एक ऐसा भयानक दृश्य नजर आता है जिसे देखकर हमीद के पैरों तले से धरती खिसक जाती है। हमीद की रूह कांप उठती है। हमीद देखता है कि कक्ष के एक कोने में उसकी बकरी कालू मरी हुई पड़ी है। बकरी का पेट फटा हुआ है और बकरी के पेट की आंतड़ियां फर्श पर बिखरी पड़ी हैं। ये भयानक दृश्य देखकर हमीद के गले से एक घुटी घुटी सी चीख निकल जाती है। ये क्या? कालू, कालू, या अल्लाह, या अल्लाह, मेरी कालू को किसने मार दिया?
मेरे कालू को किसने मार दिया? तभी हमीद को अपने पीछे से एक स्त्री की सर्द आवाज सुनाई देती है। तुम्हारी बकरी को मैंने मारा है गडरिए। ये आवाज सुनकर हमीद अपने पीछे पलट कर देखता है तो वहां पर हमीद को एक सुंदर महिला खड़ी नजर आती है। इस महिला ने लाल रंग की दुल्हनों वाली लहंगा चोली पहनी हुई थी। हमीद महिला को देखकर चौंक पड़ता है। इतनी सुंदर दुल्हन आखिर इस वीरान भूतिया महल में क्या करने आई थी? ये सवाल बार बार हमीद के दिमाग में कुलबुला रहा था। हमीद हिचकिचाते हुए हिम्मत करके उस दुल्हन से पूछता है, तुम कौन हो और इस भूतिया महल में क्या करने आई हो? और तुमने मेरी बकरी को क्यों मारा है? मेरा नाम पुष्पा कुमारी है। मैं 200 वर्षों से इसी महल में भटक रही हूँ। 200 वर्षों से? 200 वर्षों से, हाँ 200 वर्षों से, क्योंकि मैं जीवित स्त्री नहीं हूँ, मैं तो एक भूतनी हूँ। अल्लाह, मुझे इस भूतनी से बचा ले। या अल्लाह। हमीद अब एक पल भी महल के अंदर नहीं रुकना चाहता था, इसलिए हमीद हिम्मत जुटाकर पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ता है। परंतु जैसे ही हमीद कक्ष के दरवाजे तक पहुंचता है कि अचानक कक्ष का दरवाजा बंद हो जाता है और दरवाजे से टकराकर हमीद मुंह के बल फर्श पर गिर पड़ता है। ये क्या? खोलो, खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। ये क्या? ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा। अरे कोई है, अरे कोई है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तुझे अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इस महल में प्रवेश करने वाला कोई भी पुरुष यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाता। और सुन, तू भी नहीं जा पाएगा। नहीं। हमीद कर्कश स्वर में बोलती उस महिला की भयानक आवाज सुनकर पीछे पलटता है तो क्या देखता है? एक भयानक चेहरे और लंबे पंजों वाली महिला जो कि दुल्हन के वस्त्र पहने हुए खड़ी है और हमीद को देखकर अपनी काली लंबी जीभ लपलपा रही है। वो कहती है, मैं तेरा गर्म गर्म खून चूस कर अपनी प्यास बुझाऊंगी। नहीं, मुझे माफी दे दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हमीद उससे अपनी जान बख्शने की दुहाई देता रहा, मन्नत करता रहा, लेकिन वो रहस्यमयी खूनी भूतनी
जिसके दिल में कोई दया नहीं थी, उसने आगे बढ़कर हमीद की गर्दन अपने नुकीले पंजों से दबोच ली और उसकी गर्दन में अपने लंबे दांत गड़ाकर हमीद का खून चूसने लगी। हमीद का लाचार शरीर फड़फड़ाने लगा। कुछ ही पलों में वो एक मुर्दा लाश बनकर फर्श पर गिर पड़ा और पुष्पा कुमारी नाम की डायन वहां से हंसती हुई महल के अंदर की ओर जाकर अंधेरे में कहीं खो गई। हमीद नाम के एक चरवाहे के साथ सन 1963 में घटी थी। ये अगस्त का महीना था और बारिश का मौसम था। आसमान पर काली सफेद बदलियां तो छाई हुई थीं, परंतु बारिश नहीं हो रही थी। युवा हमीद चरवाहा महल के आसपास अपनी बकरियां चरा रहा था। अरे मेरी प्यारी बकरियों, देखो कितनी घास फूस है यहाँ पर। जल्दी जल्दी घास खाकर अपना पेट भर लो, फिर हम घर को चलेंगे। बारिश किसी भी समय शुरू हो सकती है। हमीद की बकरियां घास चरते चरते भूतिया महल के मुख्य द्वार के बिल्कुल करीब पहुंच जाती हैं। तभी पता नहीं कहां से एक जंगली कुत्ता बकरियों के पास आ जाता है और बकरियों पर जोर जोर से गुर्राने और भौंकने लगता है। कुत्ते के इस अचानक आकर भौंकने से बकरियां घबराकर मैं करती हुई अपने झुंड को छोड़कर इधर उधर दौड़ने लगती हैं। अरे ये जंगली कुत्ता कहां से आ मरा? ओहो, इसने तो बकरियों को डरा ही दिया। अभी भगाता हूं। हट, 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 हट। हमीद अपनी लाठी से कुत्ते को डराकर भगाने की कोशिश करने लगता है और कुत्ता भाग जाता है। अल्लाह का शुक्र है, वो कुत्ता मेरी बकरियों का पीछा छोड़कर चला तो गया। अब मुझे इन घबराई हुई बकरियों को एक जगह इकट्ठा करना होगा। चलो भाई, आजा आजा आजा, आजा आजा आजा। अरे कहाँ दौड़ रही है? आजा 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 आजा, आजा 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 आजा। इस तरह हमीद इधर उधर भागती दौड़ती बकरियों को हाँक हाँक कर एक ही झुंड में इकट्ठा करने लगता है। सारी बकरियां एक झुंड में जमा होकर फिर से चलने लगती हैं, लेकिन एक काले रंग की बकरी पता नहीं कैसे भूतिया महल के मुख्य द्वार के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है। हमीद की नजर जब उस बकरी पर पड़ती है तो वो ये सोचकर घबरा जाता है। अरे ये कालो तो भूतिया महल के अंदर जा रही है। या अल्लाह, क्या करूं? अरे कालो, कालो, आजा आजा आजा, वापस झुंड में आजा। अरे कालो सुन ले। अरे आजा। लेकिन कालो नाम की वो बकरी हमीद की पुकार को अनसुनी करके भूतिया महल के अंदर चली जाती है। हद तेरे की, कालो तो इस महल के अंदर चली गई। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मुझे भी इस भूतिया महल के अंदर जाना ही पड़ेगा।
कहीं ऐसा ना हो महल के अंदर छुपा हुआ कोई दरिंदा मेरी कालों को खा जाए। चल भाई हमीद, अंदर चलते हैं इस भूतिया महल के अंदर। अल्लाह खैर करे। और ये विचार मन में आते ही हमीद अपनी लाठी लिए तेज तेज चलता हुआ महल की तरफ बढ़ता है और भूतिया महल के अंदर दाखिल हो जाता है। जैसे ही हमीद महल के अंदरूनी हिस्से में प्रवेश करता है, ठीक उसी समय आसमान पर तेज चमक के साथ बिजली कड़कड़ाती है। बिजली की कड़क और भूतिया महल के अंदर आने के एहसास से हमीद एकदम हड़बड़ा जाता है और वो अपने आप से बड़बड़ाने लगता है। ओहो, या खुदा, इतनी तेज बिजली! लगता है तेज बारिश शुरू होने वाली है। बारिश शुरू होने से पहले ही मुझे अपनी बकरी को पकड़कर इस महल से बाहर निकलना होगा, क्योंकि इस डरावनी भूतिया महल के अंदर ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा। या अल्लाह खैर। और इस तरह हमीद अपनी बकरी को बुलाने के लिए बकरी को जोर जोर से पुकारने लगता है। आजा, अरे कालो मेरे पास आजा। अरे कहाँ गई कालो? ओहो, कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे कालो, अरे कहाँ है तू? कहाँ मर गई ये? कहाँ ढूंढूं इसे? अरे कालो, लेकिन हमीद के इतना पुकारने के बावजूद कालो का कोई सुराग नहीं मिलता, तो हमीद परेशान हो जाता है। हमीद झाड़ झंकार से अटी हुई महल की इमारत में इधर से उधर घूमते हुए अपनी बकरी को तलाश करने लगता है, लेकिन वो बकरी मिलने का जैसे नाम ही नहीं ले रही थी। अरे कालो, कहाँ चली गई तू? हद हो गई। कालो महल के अंदर आकर आखिर कहाँ गायब हो गई? ना वो खुद मिल रही है, ना ही उसके ममियानी की आवाज सुनाई पड़ रही है। आखिर गई तो कहाँ गई मेरी बकरी? कहाँ गई कालो? क्या करूं मैं? हमीद अभी खड़ा हुआ अपनी बकरी की चिंता ही कर रहा था कि अचानक महल के किसी कमरे से बहुत ही मीठी एक स्त्री के खिलखिलाने और हंसने की आवाज हमीद के कानों में पड़ती है। और हमीद इस आवाज को सुनकर बुरी तरह से चौंक पड़ता है। इस वीरान भूतिया महल में तो कोई भी आना पसंद नहीं करता। फिर ये कौन औरत है जो महल के अंदर है और हंसी ठिठोली कर रही है? हमीद अभी खड़ा हुआ